थोड़ा अरसे में जो है इसका इनका वॉयज था। और उसके बाद इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन देन बहुत ही लेट 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की बुक से जो है इसकी थ्योरी उसके अंदर इंक्लूड थी। थोड़ा सा वाइज को देखेंगे कि वाइज दोबारा से वाइज को देखेंगे, बिकॉज आज जैसे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो यहाँ पे इस जगह पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये वाइज यहाँ से इसका यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुआ था। ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। तो वाइज यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जो है ये साउथ अमेरिका का मैप के अंदर साउथ अमेरिका है। तो ये साउथ अमेरिका के जो ये जो डॉट्स हैं इन जगहों पे इनकी ऑब्जर्वेशन थी। इस लैंड को इसने कहा कि मेन लैंड है, मेन लैंड। जैसे ये लैंड का पीस है साउथ अमेरिका। तो इन इन जगहों पे भी इसने थोड़ा सा लाइक कंपेयर किया। और दूसरी जो इनको फॉसिल वगैरह मिले थे, फॉसिल मिले थे कुछ आइलैंड के फॉसिल और मेन लैंड के फॉसिल को, एनिमल्स के फॉसिल को इसने जो कंपेयर किया था। तो इसी तरह से ये साउथ अमेरिका से होता हुआ देन ये इन्हीं यहाँ पे भी छोटे छोटे आइलैंड्स थे। तो इन्हीं आइलैंड से होता हुआ देन जो है ये अगेन जो है साउथ अमेरिका की तरफ। बट जो मेन जो है इसका जो लाइक रिसर्च जो इसकी कई ऑब्जर्वेशन के, यहाँ पे साउथ अमेरिका का एक कंट्री है आजकल, उस कंट्री का नेम है इक्वाडोर। इक्वाडोर के साथ साथ ये जो है गैलापागोस आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड्स हैं। इक्वाडोर कंट्री आज जैसे आजकल जो है वहाँ इक्वाडोर के जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। तो ये गैलापागोस आइलैंड से यहाँ पे इनकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ पे एक बर्ड थे जिनका नेम था फिंचिस। फिंचिस बर्ड से इनको जैसे इसने एक एग्जाम्पल भी लिया बहरहाल। तो ये यूनाइटेड किंगडम से होता हुआ देन साउथ अमेरिका और गैलापागोस आइलैंड्स यहाँ तक। उसके बाद जैसे ये इसका जो वाइज चला गया किस जगह पे, लाइक जैसे ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और अगेन यहाँ आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ देन यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट लाइक जो है आइलैंड से इनकी सारी स्टडी करता हुआ देन वापस आके यहाँ पे साउथ अमेरिका से वापस जो है लाइक ये यूके की तरफ आया। तो ये इसका एक HMS बीगल का वाइज था। कहने की बात है कि इसने जो है डिफरेंट फॉसिल्स की कलेक्शन भी की, और जो मेन लैंड है वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको और फॉसिल को कंपेयर किया, और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर या डिफरेंट आइलैंड्स के अंदर जो फॉसिल मिल रहे थे और जो एग्जिस्ट कर रहे थे जिंदा जो एनिमल थे उनकी जैसे उसने कंपेरियन की और एनालिसिस किया कि ये पर्टिकुलर टाइप के जो एनिमल है वो खास जगहों पे पाए जाते हैं, उनका रिलेशनशिप मेन आइलैंड से क्या है, या जो प्रीवियस जो एनिमल वो रहते थे उनके और आज जो जैसे एनिमल प्रेजेंट है इनके दरमियान क्या फर्क आया है। तो इसकी ये सारी जो ऑब्जर्वेशन थी। तो वाइज इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाइज था जिसमें खास तौर पे इसने जैसे आइलैंड और मेनलैंड के हवाले से इसकी जो कंपेरियन थी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपेरियन थी, जो आगे हमारे NTB बुक के अंदर जो है लाइक इसका डिस्कशन शामिल है। किस तरह से जैसे दोबारा से प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था उसको आगे से लाइक कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ी सी दोबारा देखेंगे चीज़ें। जैसे डार्विनिज्म, ड्रॉबैक ऑफ लिमार्किज्म। अच्छा, ये लिमार्किज्म ये टॉपिक हमारा हो गया था। लाइक हम डार्विनिज्म जो पढ़ रहे थे तो HMS बीगल के हवाले से था। HMS बीगल स्टार्ट हुआ था जैसे 1831 और 1836 तक। HMS बीगल जो है ब्रिटिश नेवल शिप था, और वाइज कहते हैं बहरी सफर को कहते हैं, समंदरी सफर को वाइज कहते हैं। इंग्लिश का वर्ड है वाइज। वाइज कोई बायोलॉजी का टर्म नहीं है। जो ये वाइज लफ्स जो है बहरी सफर के लिए होता है, समंदरी सफर के लिए होता है। और इस शिप का नेम था, नेवल शिप का नेम था HMS बीगल। कब स्टार्ट हुआ था? 1831 से 1836 तक ये HMS बीगल था। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी तो इसका मेजर काम जैसे बायोडाइवर्सिटी पे नहीं था, बट रिसोर्सेज, वाटर, फूड और फॉरेन लैंड्स है, इन रिसोर्सेज पे जैसे उनकी लाइक वो
ट्रैवल था। तो वहां पे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की, जैसे अभी आपने देखा कि इसका जो वॉयज जो है 5 सालों पे मुश्तमिल था, 5 से भी ज्यादा। तो उसमें इसने क्या क्या नोटिस किया, बीइंग ए नेचुरलिस्ट, इसने क्या क्या नोटिस किया, और देन आगे जो इसकी थ्योरी वो बन गई थी। ही नोटिस द फ्लोरा एंड फोना ऑफ डिफरेंट रीजन्स। जैसे आपने देखा ब्रिटिश यूके से होता हुआ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से देन गैलेपेगोस फिंचेस, और देन ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया, ऑस्ट्रेलिया से वापस जो है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से होता हुआ देन दोबारा से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से वापस जो है ब्रिटिश की तरफ आया। तो जाहिर है इसने डिफरेंट रीजन्स और उनके कॉन्टिनेंट्स को जैसे ऑब्जर्व किया। दो लफ्ज हैं, जैसे एक लफ्ज है फ्लोरा और दूसरा लफ्ज है फोना। किसी भी एक रीजन के अंदर पाए जाने वाले पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फ्लोरा। फोना किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फोना। जैसे गैलेपेगोस आइलैंड था, वहाँ पे अगर बर्ड्स हम देखें खास तौर पे जैसे वो फिंचेस थे, तो हम कहेंगे कि ये गैलेपेगोस की जो है ये लाइक किस हवाले से बात हो रही है, उसके फोना से, फोना के हवाले से बात हो रही है। फ्लोरा उसी रीजन के अंदर अगर पर्टिकुलर कोई प्लांट्स मिलते हैं तो प्लांट्स के लिए जो टर्म यूज इस्तेमाल होगा फ्लोरा एंड फोना। ही नोटिस दैट द फ्लोरा एंड फोना of different regions of the continents had a definite South American stem, very very distinct from the life from the Europe। जिस तरह से यूरोप यानी मतलब यूके या उस लाइक कॉन्टिनेंट के अंदर खुद इस की ऑब्जर्वेशन अलग थी, प्लस में जब खास तौर पे साउथ अमेरिका को इसने जब ज्यादा एक थोड़ा सा टाइम दिया तो उसको पता चला कि ये सारे जो है साउथ अमेरिका से ही जैसे डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइफ फ्रॉम द यूरोप। साउथ अमेरिका और जो लाइक यूरोप है उसकी जो स्पीशीज में जरा थोड़ा सा फर्क है। फर्दर द साउथ अमेरिकन फॉसिल्स, जाहिर है इसकी जो कलेक्शन भी थी, फॉसिल्स भी देख रहा था वो डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स के, दैट डार्विन फाउंड दो क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न स्पीशीज। जैसे मॉडर्न स्पीशीज यानी मॉडर्न स्पीशीज का मतलब है इस वक्त करंटली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, करंटली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एनिमल या प्लांट जो जिंदा है उससे हम कहते हैं मॉडर्न स्पीशीज कहते हैं। जो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, उनके जो मे भी रिलेटिव हो, तो वो और आज जैसे उनमें दोनों में इसने फर्क महसूस किया। जैसे ये थोड़ी सी उस थ्योरी डेवलप करने से पहले उसके लाइक आइडियाज हैं उनके बारे में डिस्कशन है हमारे एनटीबी बुक में, कि आगे ये पॉइंट्स हमें समझने में, थ्योरी को समझने में मदद देंगी। तो इस वजह से हम इसकी रीडिंग टाइप का जो डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक एनटीबी में मौजूद है। तो यानी इसने देखा कि साउथ अमेरिकन फॉसिल और मॉडर्न स्पीशीज जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें फर्क है। वर डिस्टिंक्टली साउथ अमेरिकन इन देयर रिजेम्बलेंस टू द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये है कि जैसे यूरोप और साउथ अमेरिका में फर्क, इसी तरह से दूसरा इसने देखा कि आज जैसे जिंदा प्लांट या एनिमल है उनका और फॉसिल में भी फर्क है। एक और बात इसने नोट की कि जैसे जो फॉसिल है साउथ अमेरिका के अंदर मिलने वाले आज भी जैसे प्लांट या एनिमल और साउथ अमेरिका के फॉसिल उनमें रिजेम्बलेंस है, वो एक जैसे, यूरोप वाले डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें उसकी ऑब्जर्वेशन थी। आगे इसकी जो है लाइक जैसे आपको पता है कि इसकी जो थ्योरी डेवलप करने में यही इनके आइडियाज ने उन्होंने हेल्प दी थी कि ये एक स्पीशीज जो लाइक एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई है, उसका रिलेटिव जैसे करंट फॉर्म में जैसे जिंदा मौजूद है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, या इतना ये कैसे डिफरेंस आया, या दूसरे कॉन्टिनेंट में जो थोड़ी सी वेरिएशंस के हवाले से थोड़े से डिफरेंट है प्लांट्स या एनिमल्स, ये ऐसे क्यों है। तो इसी के हवाले से इसने जो एवोल्यूशनरी आगे आइडियाज दिए और देन थ्योरी बनी। तो इसी तरह से इसने जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, जैसे साइंस इज द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब उसकी ऑब्जर्वेशन थी उसने देखा कि यूरोप के अंदर पाए जाने वाले प्लांट या एनिमल साउथ अमेरिका से डिफरेंट है। उसने एक और चीज देखी कि आज जैसे साउथ अमेरिका के अंदर जैसे प्लांट्स या एनिमल फ्लोरा फोना पाए जा रहे हैं, वो फॉसिल जो वहां पे मिल रहे हैं तो उससे जरा थोड़े से डिफरेंट है। मोर ओवर उसने ये देखा कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के जो फॉसिल या प्लांट्स है वो साउथ अमेरिका से डिफरेंट है। साउथ अमेरिका के फॉसिल और प्लांट जैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एनिमल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी जरा आपस में रिजेम्बलेंस है। तो ऐसी चीजें इसने थोड़ी सी आइडेंटिफाई की।
जनरल एक टर्म है मेन लैंड, जैसे थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि मेन लैंड किसे कहते हैं। लार्ज कॉन्टिनेंट एक्सटेंट ऑफ द लैंड दैट इंक्लूड्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द country or territory as opposed to the offshore islands and detached territory। तो थोड़ी देर पहले हमने जैसे डिस्कस किया था कि जैसे ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की ये जो होगी इसे मेन लैंड कहेंगे। बाकी ये जो है इसके जो है शोर्स हैं, ये जैसे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, तो ये इस मेजर पीस जहाँ पे कंट्री का हो, किसी दुनिया के अंदर जो लैंड का पीस हो, इससे हम कहते हैं जैसे मेन लैंड कहते हैं। लार्ज continuous extent of land, large continuous extent of the land that includes a greater part of the country or territory, तो उससे हम कहते हैं लाइक मेन लैंड कहते हैं। बाकी ये कोस्टल एरियाज हैं, शोर्स हैं, किनारे हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस जैसे सराउंडिंग सारा वाटर है, तो ये आइलैंड्स हैं। तो जस्ट एक टर्म है मेन लैंड, उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, आगे इस्तेमाल होगा मेन लैंड। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जर्वेशन अबाउट गैलापागोस आइलैंड। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि गैलापागोस आइलैंड कहाँ है। इस वक्त जो इक्वाडोर जो साउथ अमेरिका का कंट्री है, उसके साथ साथ जो आइलैंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं गैलापागोस आइलैंड। और यहाँ पे कौन सी स्पीशीज इसकी जो है अंडर ऑब्जर्वेशन थी, बर्ड्स, और बर्ड्स में कौन सी फिंचेस थी, हम उनकी लाइक आगे इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। तो ही कंपेयर्ड द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द गैलापागोस विद दोज दैट ऑफ द साउथ अमेरिकन मेनलैंड, जिससे साउथ अमेरिकन मेनलैंड और गैलापागोस आइलैंड इन दोनों की जैसे स्पीशीज को भी कंपेयर किया। He was particularly impressed by their similarities and wondered why the organisms of Galapagos should resemble those from South America more than those from other islands in different parts of the world। इसने देखा कि साउथ अमेरिका में जो इस वक्त जैसे एनिमल करंट मौजूद है, उनकी रिजेम्बलेंस जैसे गैलापागोस आइलैंड के एनिमल्स के साथ है। जो गैलापागोस आइलैंड के अंदर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी रिजेम्बलेंस किसी दूसरे आइलैंड जैसी नहीं है। वहां पे भी इस जैसे काफी सारे बर्ड्स थे, बट उनकी रिजेम्बलेंस इतनी ज्यादा नहीं है। इनकी रिजेम्बलेंस किसके साथ है? साउथ अमेरिका की मेनलैंड के साथ है। क्योंकि गैलापागोस आइलैंड जैसे थोड़ा सा आप जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, करीबी थे, तो मीन्स उनकी ज्यादा जो इसमें रिजेम्बलेंस इसको नजर आई। Moreover, although there were similarities between the Galapagos and South American species, there were also distinct differences। सिमिलरिटीज भी थी गैलापागोस आइलैंड और साउथ अमेरिका की स्पीशीज के दरमियान, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस भी था। बट दुनिया की डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस उसने देखा। हालांकि वेरी मच क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, बट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में वहां पे बहुत ही बड़ा फर्क था। तो द कॉमन बर्ड्स वर ग्रुप ऑफ फिंचेस, जिसपे जैसे उसने जैसे ऑब्जर्वेशन की थी बर्ड्स के हवाले से। तो closely related species had a beaks of different sizes and shapes, adapted for feeding on completely different kinds of food। तो इसकी जो मेन ऑब्जर्वेशन थी, एक इलस्ट्रेशन आगे आती है, जैसे खास तौर पे ये जो बीक है, बर्ड्स के अंदर जो बीक होती है, तो ये उसमें डिफरेंस देखा। बिकॉज हर एक की जो फीडिंग नेचर है वो इन बर्ड्स की अलग अलग थी। तो बर्ड्स की अलग अलग फीडिंग नेचर थी, उस हवाले से जो उनकी जो बीक है वो अलग अलग थी। तो इसके जहन में सवाल आया कि वाई, कि ऐसा क्यों है कि जैसे बर्ड्स बाज़ाहिर बिल्कुल एक जैसे काफ़ी सारे रिजेंबल कर रहे थे, नज़र भी आ रहे थे, क्लोज रिलेटेड हैं, बट उनकी बीक में डिफरेंस है। बीक में क्यों डिफरेंस है? बाकी तो बर्ड जैसे उसके बिल्कुल उसकी जो है काफ़ी सारे रिजेंबलेंस है, बस बीक में डिफरेंस है। तो उसने देखा कि यकीनन इसकी जो फीडिंग नेचर है हर एक बर्ड की दूसरे बर्ड से अलग है। बाकी बाजार भले फीचर एक जैसी हो क्यों ना हो, तो इसने यही देखा क्लोज रिलेटेड स्पीशीज हैड बीक्स आर वेरी डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। बर्ड्स की स्पीशीज बहुत ही एक दूसरे के करीब मिलती जुलती स्पीशीज थी, इतना बड़ा फर्क ही नहीं था। फर्क कहाँ था? जस्ट बीक की साइज और उनकी शेप में था। वो ऐसा क्यों था? बिकॉज ऑफ एडेप्टेड फॉर फीडिंग। जैसे अगर दाना चुगने वाले कोई बर्ड की जैसे डाइट है या उसकी फीडिंग नेचर है, तो उसकी बीक अलग होती है। अगर कोई लार्वा खाने वाली कोई फिंच है तो उसकी बीक अलग है। कोई जिस तरह से हम कहें कि जैसे स्टेम के ट्रंक होते हैं, उनके अंदर जैसे सुराख करके और वहां से अपना फूड ले, कुछ लाइक लार्वा वगैरह जो कुछ भी इंसेक्ट वगैरह, तो उनकी बीक अलग होती है।
इसी तरह से जो शिकारी होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, उनकी बीक और पाँव जैसे उनकी शेप अलग अलग होती है। तो बहरहाल ये इस तरह से इसने देखा कि डिपेंड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड पे, जैसा फूड इस हवाले से उसकी बीक भी ऐसी थी। सो डार्विन कलेक्टेड 14 डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस ऑन द गैलेपेगोस विच आर अल्दो क्वाइट सिमिलर बट सीम टू बी डिफरेंट स्पीशीज। जैसे आते हैं इलस्ट्रेशन पे तो बिल्कुल एक जैसी लाइक उनकी शेप थी, रिजेम्बलेंस काफी सारी थी, बट एक छोटा सा ही फर्क था, उसको नजर आया कि इसकी जो बीक्स हैं वो उसमें डिफरेंस आ गया। ये चीजें समझना जरूरी है। अगर ये चीजें ऐसे उनकी ऑब्जर्वेशन हम समझेंगे तो मैं बार बार आपको जैसे कह रहा हूँ कि डार्विन की थ्योरी तब समझ में आएगी जब इसकी ऑब्जर्वेशन को हम देखेंगे कि क्या उसने ऑब्जर्व किया था, कैसे एक दूसरे से जो स्पीशीज है उनको कंपेयर किया था, कहाँ पे उसने सिमिलरिटी देखी, कहाँ पे डिफरेंस देखा, किन एरिया की जो है सिमिलर थे, किन से डिफरेंस था। ये आगे थ्योरी समझने में मदद देंगे आपको। बिकॉज आखिर में जैसे स्टूडेंट यही एक जुमला अक्सर बोलते हैं कि आज का टॉपिक तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो उसमें हर टॉपिक है जो उसकी एक लाइन दूसरे लाइन से रिलेटेड होती है, एक जो पैरा होती है दूसरी पैरा से रिलेटेड होती है। अगर हमने इनिशियली जैसे हम फोकस देंगे तो जाहिर है पूरा लेक्चर भी समझ में आएगा। अगर हम कंसंट्रेशन से सुनेंगे और उसकी जैसे क्या वर्थ है इसकी टॉपिक की, या क्या आगे ये पॉइंट हमें काम देगी, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट फिर आखिर में एक जुमला बोलते हैं कि आज का टॉपिक तो बिल्कुल नहीं समझा। सो सम वर यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड्स while other species were distributed on two or more islands that were close together. So जैसे गैलेपेगोस आइलैंड, काफी सारे आइलैंड थे, उसमें काफी सारे आइलैंड थे, बर्ड्स की स्पीशीज भी थी। तो सम वर यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड, तो एक ऐसी बर्ड्स की स्पीशीज थी जो उसी आइलैंड पे पाई जाती थी। जैसे इसने कलेक्ट तो 14 टाइप की फिंचेस किए थे, बट एक ऐसी स्पीशीज थी जो उसी यूनिक आइलैंड पे थी। ठीक है, सम वर यूनिक टू द इंडिविजुअल आइलैंड, यानी उसी आइलैंड के अलावा बाकी कहीं भी। वाइल अदर स्पीशीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू और मोर आइलैंड, उसमें कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो गैलेपेगोस जैसे आइलैंड काफी सारे थे, तो उनमें दो या दो से ज्यादा आइलैंड में वही सेम स्पीशीज मिल रही थी, दैट वर क्लोज टुगेदर। आइलैंड भी एक दूसरे के साथ साथ थे, जैसे आइलैंड है ना तो एक दूसरे के साथ साथ थे। एक ऐसी स्पीशीज है जो यूनिक है, इसी लाइक आइलैंड पे जैसे मिल रही है। कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो लाइक जैसे दो स्पीशीज दो लाइक आइलैंड के में मिल रही थी। कुछ ऐसी स्पीशीज थी जैसे दो से ज्यादा जो है एरियाज में मिल रही थी, बट ये सारे आइलैंड एक दूसरे के करीब थे। जैसे इसकी बात है, सम वर यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड, कुछ ऐसी स्पीशीज जो यूनिक थी, इंडिविजुअल एक जैसे खास आइलैंड उसी पे मिल रही थी। while other species were distributed on two or more islands that were close together, बाकी जो स्पीशीज थी वो दो या दो से ज्यादा आइलैंड पे पाई जाती थी, बट वो आइलैंड एक दूसरे के साथ थे। अब हम एक इलस्ट्रेशन यानी फिंचेस की आते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे यहाँ पे आप गैलेपेगोस पहले आइलैंड देखें। गैलेपेगोस आइलैंड कहाँ थे? साउथ अमेरिका का ये जैसे पार्ट है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहाँ से जो मेन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है, और ये मैक्सिको कंट्री है, मैक्सिको, और ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर के साथ ये जो गैलेपेगोस आइलैंड्स है ना, तो यहाँ छोटे छोटे बहुत ज्यादा आइलैंड थे। तो यहाँ की स्पीशीज की बात हो रही है, तो डार्विन की जो अक्सर ऑब्जर्वेशन इस गैलेपेगोस आइलैंड पे ही थी, गैलेपेगोस आइलैंड पे थे बहरहाल। तो फिंचेस जैसे ये देखें 14 फिंचेस थी, इसमें डिफरेंट टाइप की जो फिंचेस थी। जैसे हर एक के अंदर बीक का थोड़ा सा डिफरेंस था, अदरवाइज ये एक जैसी नजर आ रही थी। बर्ड्स ऐसे एक जैसे ही नजर आ रहे थे, जस्ट इनकी बीक में जरा डिफरेंस था। 14 स्पीशीज इवॉल्व इन अबाउट 5 लाख ईयर्स। इसके अकॉर्डिंगली जैसे डार्विन के अकॉर्डिंगली, जैसे ये देखें, ये ऐसी लाइक जो फिंच है जो ये इंसेक्ट खा रही है। ये जैसे ट्री है, ट्री का ट्रंक है, उसमें जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को खाने के लिए बीक अलग है, दाना चुगने के लिए जैसे बीक अलग है, हर एक की जैसे लाइक अलग अलग जैसे इसमें बीक्स हैं। तो अगेन दोबारा देखेंगे कि ये इक्वाडोर है, और ये जैसे आइलैंड्स हैं, डिफरेंट आइलैंड्स हैं, डिफरेंट आइलैंड्स हैं किसके? गैलेपेगोस आइलैंड इसे कहते हैं।
ये सारे गैलेपेगोस आइलैंड है। गैलेपेगोस आइलैंड के डिफरेंट नेम्स हैं। सारा पानी दरमियान में बीच में थोड़ा सा एक लैंड का पोर्शन है, बाकी ये तो मेन लैंड है, बाकी ये छोटे छोटे जो लैंड के पोर्शन है चारों तरफ से पानी है, उससे आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड एक नहीं है, जैसे गैलेपेगोस एक आइलैंड, एक नहीं काफी सारे आइलैंड है। तो ये डार्विन की यही ऑब्जर्वेशन थी कि एक ऐसी फिंच है जो एक यूनिक आइलैंड पे मिल रही है, एक ऐसी फिंचेस थी जो दो आइलैंड पे मिल रही है उससे ज्यादा। और क्योंकि ये आइलैंड सारे एक दूसरे के करीब थे, आइलैंड एक दूसरे के सब करीब थे, तो यहाँ पे फिंचेस में इसने इसकी जो ऑब्जर्वेशन, तो इसी तरह से ये जो हमारे बुक एनटीबीबी में मौजूद है, जैसे इस डार्विन की थ्योरी का, जैसे ये एक बहुत ही बड़ा बेस था कि एंसेस्ट्रल फिंच, इन सब की कोई कॉमन एंसेस्टर थे। उसी में से जैसे देखें कि कुछ ऐसी जो लाइक फिंचेस थी जो इंसेक्ट्स के हवाले से, स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच है जिसकी बीक इस तरह की है। इसी तरह से लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच है तो उसकी बीक का लाइक जो साइज और उसकी शेप में फर्क आ गया। मीडियम इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच है तो उसकी जो बीक में भी फर्क आ गया। अब देखें जस्ट इंसेक्ट खाने वाली जो फिंच है, तो उसके अंदर हर एक के अंदर बीक के अंदर भी इसने डिफरेंस देखा। हाँ चले, इंसेक्ट तो खाती है बट इंसेक्टिवोरस है फिंच, बट उसकी बीक में डिफरेंस है, क्योंकि ये स्मॉल जो है इंसेक्ट खाती है, ये लार्ज इंसेक्ट खाती है, और ये मीडियम। तो इवन इंसेक्ट खाने वाली फिंच है उसमें भी साइज में भी जिससे शेप में डिफरेंस है। इसी तरह से प्लांट खाने वाली जो फिंच है, वेजिटेरियन ट्री फिंच, यानी जो उसका जो लाइक सीड वगैरह खाती है तो उसकी जो बी की शेप अलग है। इसी तरह से टूल यूजिंग, जैसे मैंग्रोव फिंच है या वुड पेकर फिंच है। वुड पेकर जैसे आपको पता है कि ट्रीज होते हैं जिनके ट्रंक होते हैं मजबूत, उनके अंदर भी इसी तरह से अपनी बीक से सुराख करके और उसमें जैसे इंसेक्ट खाने को, जैसे टूल यूज, यानी अपनी बीक को इसने टूल के तौर पे यूज किया, उसमें देन खाए क्या उसमें, तभी उसमें इंसेक्ट खाए। इसी तरह से कुछ ऐसी जो है लाइक फिंचेस जो सीड्स खाते थे, तो सीड स्मॉल ग्राउंड फिंच है, मीडियम ग्राउंड फिंच है, लार्ज ग्राउंड फिंच है, शार्प बीक ग्राउंड फिंच। देखिए खाती क्या है ये फिंचेस, सीड ही खाती हैं, बट सीड के हवाले से भी आप देखें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, शार्प बीक ग्राउंड फिंच, तो हर एक के अंदर जो है बी के अंदर जरा डिफरेंस है। जैसे इंसेक्ट्स के हवाले से हमने देखा ना, एक तो इंसेक्ट मीडियम, स्मॉल और लार्ज, और इसी तरह से अपनी बीक को टूल के तौर पे इस्तेमाल करके तब भी इंसेक्ट खा रहे हैं। तो सबकी जो है इसमें बीक्स के अंदर इसने डिफरेंस देखा। एक ऐसी है जैसे कैक्टस ग्राउंड फिंच, उसने कहा तो उसकी भी बीक के अंदर जो शेप इसकी देखी, और इसी तरह से अगेन एक इंसेक्ट्स के हवाले से भी बीक देखी। तो सबको इसने थोड़ा सा उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि मे बी इनके सबके एंसेस्टर कॉमन थे, एंसेस्ट्रल फिंच एक ही थी। और जहाँ पे जैसे जिस भी किस्म का उसको फूड नजर आया उस फिंच को, तो उस हवाले से उसमें वेरिएशन हुई, चेंज आई। और वो चेंज क्या आई कि बी की शेप में चेंज आ गई, और उनका जो जीन है देन नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता गया। तो ये सारी एंसेस्ट्रल फिंच, यानी उनका फोर फादर्स आप कहें, एंसेस्टर कहें, वो कॉमन थे, बट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द, जैसे एक उस एनवायरमेंट की नीड थी कि आप इस एनवायरमेंट में रहना है, तो ये इस तरह की जो फूड या डाइट पड़ा है, और अगर ये बीक इस तरह की होगी तो आप इस एनवायरमेंट में रह सकते हैं, अदरवाइज कोई रहने का उस एनिमल को जैसे सर्वाइवल की कोई बात ही नहीं थी। जैसे आइलैंड है ना, आइलैंड है तो इतनी बड़ी मेन लैंड तो है ही नहीं जो वो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जाए, नेबरिंग किसी एरिया में जाए, तो उसी जगह पे उसको रहना था। उसने यही ऑब्जर्व किया होगा, मींस उसने एक एनालिसिस उसकी होगी कि जैसे ये फिंच इस एरिया में रह रही है तो इसकी यहाँ पे फीडिंग हैबिट इस तरह से डेवलप हुई, कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो इस तरह की शेप्स इनमें डेवलप हुई। पर इन सब की जैसे बाकी कैरेक्टरिस्टिक में देखा तो वो सब एक जैसे थे, जस्ट फर्क कहाँ था, फर्क इनकी बीक्स में था। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ फिंचेस, जैसे ऑन द गैलेपेगोस आइलैंड, हमारे एनटीबी बुक के अंदर भी ऐसी डायग्राम मौजूद है, जिसको थोड़ा सा गौर करने से हमें थोड़ा सा ये पता चलेगा कि इनका मकसद क्या है। ठीक है, इसी तरह से ये डिफरेंट टाइप की फिंचेस हैं। तो
इसमें जैसे डार्विन की जो ऑब्जर्वेशन यही थी कि गैलापागोस फिंचेस स्ट्राइकिंग कोरिलेशन बिटवीन फॉर्म ऑफ फिंचेस एंड द एनवायरनमेंट दे इनहेबिट। जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट में वहाँ पे अवेलेबल फूड क्या था, इस हवाले से उसकी जो है बीक्स बनी। जैसे वुड पेकर फिंच है तो उसकी बीक, वैम्पायर फिंच है, ट्री फिंच है, एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग जो है फिंच है, ये एंसेस्ट्रल थी। बहरहाल ये आप देखिए ट्री फिंच, लार्ज प्लां, ये सब इस तरह से जो है यकीनन जो उनमें डिफरेंस यही आया अकॉर्डिंग टू द फूड अवेलेबल, और इस तरह से जो है फिंचेस की बीक्स की एवोल्यूशन हुई है। तो डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि ये एंसेस्टर फिंच है और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इसी बीक में से, जस्ट बाकी कैरेक्टरिस्टिक में नहीं, इसी बीक में से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इस तरह की जो है बीक्स डेवलप हुई। इंसेक्ट ईटिंग बीक बन गई है, वुड पेकर टाइप इंसेक्ट ईटिंग जो है जिसकी जरा बीक थोड़ी सी बड़ी हो गई, शार्प हो गई। सीड ईटिंग जो है बीक इस तरह से हो गई। तो ये इसने कहा कि ये बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, अदरवाइज इनके एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर बाकी कैरेक्टरिस्टिक सब उस फेदर के वगैरह सब सेम है, बट फर्क कहाँ है, फर्क इनकी बीक्स में है। तो ये बीक्स इतनी डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन के ऐसे आइडियाज उसने डेवलप किए थे, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। होपफुली इस इलस्ट्रेशन से आप समझ सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। बहरहाल ये अगेन फिंचेस के हवाले से। तो ऑब्जर्वेशन अबाउट गैलापागोस फिंचेस। अब हम आते हैं कि इसकी क्या ऑब्जर्वेशन है। तो आपने डायग्राम देखी कि किस तरह से उसकी जो फिंचेस की उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इसने क्या कंक्लूड किया है। डार्विन pondered these observation and tried to develop a satisfactory explanation for the distribution of species among the island। जैसे आइलैंड्स पे डिफरेंट उसने फिंचेस देखी, उनकी बीक्स देखी, फूड की हैबिट देखी। अब जैसे आइडिया उनके और आगे जो थ्योरी कैसे डेवलप उसने किया। डार्विन परसीव्ड दैट ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड एडेप्टेशन एज क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस। जैसे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज क्यों हुई है, या एडेप्टेशन एज क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस। जैसे इंसेक्ट ईटिंग जो फिंच थी उसमें अलग टाइप की जैसे एक बीक डेवलप हुई है, या सीड खाने वाली जैसे फिंच थी उसमें बीक्स की आपने देखा मीडियम, स्मॉल, लार्ज, ग्राउंड, ट्री। तो इस तरह ट्री पे रहे तो काफी सारी ये इस तरह से एडेप्टेशन हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो न्यू स्पीशीज वुड अराइज फ्रॉम ए एंसेस्ट्रल फॉर्म। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन देखी, उसमें जो एंसेस्ट्रल फिंच है उसकी बीक जैसे एक सबका जैसे कॉमन बेस है, बट उसके बाद जो उसमें जो डिफरेंस आगे हुआ है, ये डिफरेंस इस वजह से हुआ है बाय ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ एडेप्टेशन। ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन की मीनिंग है कि अगर एनवायरनमेंट किसी भी जगह का चेंज होता है तो यकीनन अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, वहाँ पे फूड का सोर्स जो था वो भी चेंज हो गया, तो वो कौन सी ऐसी जो है फिंच सर्वाइव कर पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे सिर्फ फूड यानी खाने के लिए इंसेक्ट हैं तो वहाँ पे दाना चुगने वाली बीक वो तो काम नहीं करेगी। अगर इंसेक्ट्स हैं वो ट्रीज के अंदर जैसे घर बना के बैठे, वहां से निकालने के लिए जैसे छोटी जो बीक है वो तो काम नहीं देगी। यकीनन एक टूल वाली बीक होगी तो उस ट्री के अंदर भी सुराख करके और इंसेक्ट खा सकती है। तो ये डिफरेंट उसमें जैसे एडेप्टेशंस आई है, अक्यूमुलेशन ऑफ एडेप्टेशंस टू डिफरेंट एनवायरनमेंट सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो हुआ ये है कि जैसे एक तो ज्योग्राफिकल बैरियर भी थे ना, जैसे आइलैंड काफी सारे हैं, बीच में वाटर पड़ा है, वाटर की वजह से एक स्पीशीज और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा, एक स्पीशीज दूसरी जगह पे वहां पे नहीं पहुंच सकती आसानी से। अब इस स्पीशीज को रहना इसी आइलैंड में, रहना इसी आइलैंड में है, खाना ही यही है, ये खाएं आप, तो जाहिर है। तो ये तो एक एनवायरनमेंट का भी एक फोर्स या प्रेशर था कि दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप स्टूडेंट का काम है पढ़ना, मेहनत करना, मेहनत करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यकीनन स्टूडेंट को जो है वहीं पे जो जिनको सक्सेस या चाहिए, जिनको आगे अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए, यकीनन तो फिर मेहनत करेंगे। इसी तरह से ये पॉइंट है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट बाय ज्योग्राफिकल बैरियर
तो इस वजह से ये हुआ कि जो उस आइलैंड के अंदर जैसे फूड, जैसे हम कहते हैं कि सिर्फ अगर इंसेक्ट है, फूड सिर्फ इंसेक्ट है और दूसरा कोई फूड नहीं है, तो यकीनन ऐसी जो बीक उनमें डेवलप हुई है जिस जो सिर्फ इंसेक्ट खा सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले शुरू में जैसे डार्विन की पॉइंट नहीं थी कि एक ऐसी फिंचेस थी जो यूनिक थी उसी आइलैंड पे, कुछ ऐसी फिंचेस थी जो एक दो में कॉमन थी, तो ये यूनिक थी। तो क्यों, वाई, बिकॉज उसमें इसने यही अंदाजा लगाया कि वहां पे अवेलेबल जो फूड था और उसी की वजह से उनमें यही एडेप्टेशन आई कि वो उनकी बीक उस टाइप की बन गई। So over many generations, the two populations could become dissimilar enough to be designated as a separate species. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे एक आइलैंड है और वहां पे उनका एक एंसेस्ट्रल फिंच जैसे मौजूद है। अब यहाँ पे जो है फूड आइटम इनका जो है फूड सोर्स है वो इंसेक्ट है। अब जिसके अंदर एडेप्टेशन होगी, एडेप्टेशन इन बीक होगी कि भाई ये इंसेक्ट खाने के लिए इस तरह की बीक होनी चाहिए, तो इन्हीं में से एक कुछ ग्रुप इवॉल्व हुए जो इस फूड रिसोर्स को हासिल करने के लिए उनमें एडेप्टेशन आई। एडेप्टेशन आई तो ये अब इंसेक्ट्स खा सकते हैं। जिनमें एडेप्टेशन नहीं आई, हालांकि वो इनके क्लोजली रिलेटेड थे, ये कॉमन एंसेस्टर थे, एडेप्टेशन नहीं आई तो यकीनन ये जिनमें एडेप्टेशन आई है, जिनमें नहीं आई तो ये एक दूसरे से डिसिमिलर हो गए। जिनमें एडेप्टेशन ये आई कि भाई बीक जो है ऐसी होनी चाहिए जो इंसेक्ट खा सके, तो ही उस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर पा रहे थे। तो ये इस तरह से इसने थोड़ी सी मैकेनिज्म बताई कि पॉसिबली ये ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डार्विन की ऑब्जर्वेशन थी अबाउट गैलेपेगोस आइलैंड। गैलेपेगोस आइलैंड के अंदर उसने जब फिंचेस को देखा तो इस तरह की उसने ऑब्जर्वेशंस की थी। ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी। आज जैसे हमने जो एनटीबी बुक की पॉइंट्स को डिस्कस किया ना, इसकी ऑब्जर्वेशन को किया कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। जैसे हम तो पढ़ते हैं जस्ट, हाँ ये चीज़ें याद कर लेते हैं, बट साइंटिस्ट जो होते हैं किसी जगह पे जाते हैं, देखते हैं, अपने एनालिसिस होती है या जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम रोड साइड पे भी जा रहे होते हैं, हाँ ठीक है गाड़ी में जा रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं कि ज्योग्राफी क्या है, कहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उनको ही लाइक आगे जो है नए आइडियाज आएंगे। अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आइडियाज ही नहीं आएंगे। इसी तरह से ये डार्विन की जो है उस गैलेपेगोस आइलैंड की जो जब उसने फिंचेस, डिफरेंट फिंचेस देखी तो उसकी ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन डेवलप हुई। इसने कहा कि एक आइलैंड के अंदर मखसूस किस्म की फिंच है जो दूसरे किसी आइलैंड में नहीं है, और कुछ ऐसी फिंचेस थी जो एक से ज्यादा, दो तीन आइलैंड में जैसे पाई गई थी। तो यूनिक क्यों थी, उसने ये अंदाजा लगाया कि इस जगह का जो फूड था वो यही फूड था। अगर एडेप्टेशन यही हुई है तो यकीनन इस तरह की फिंच है। अदरवाइज उसने देखा कि कलर सबके उन फिंचेस के एक जैसे हैं, साइज भी एक जैसे, फर्क और सिर्फ बीक के अंदर है। इसका मतलब है कि जिसमें भी एडेप्टेशन हुई है आगे वो कैरेक्टर नेक्स्ट 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 जनरेशन में इनहेरिट किया। इस वजह से पेरेंट्स, एंसेस्टर और इनमें फर्क आ गया, और यही मैकेनिज्म आप उसने कहा कि एवोल्यूशन हुई। कल यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो।